यस, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियाई पढ़ रहे थे, ठीक है। न्यूक्लियस में हमने देखा कि न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि न्यूक्लियस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड किया था ना। रेडियस क्या आ रहा था, r इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। ए क्या हो रहा था आपका, ए क्या था अपना, एटॉमिक मास। ए अपना था एटॉमिक मास, और ये आर नॉट क्या था, एक कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू क्या थी, 1.2 फर्मी मीटर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, डेंसिटी। न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसी होती है, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी में हमने जाना कि जो आपका न्यूक्लियस है वो कोई भी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर का हो, उसमें सब में जो आपकी डेंसिटी है वो कैसी रहने वाली होगी, कांस्टेंट रहने वाली होगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट में क्या था कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस बन रहा होता है, जब न्यूक्लियस बन रहा होता है तो क्या होता है, कुछ जो है उसका मास लॉस हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कह रहे थे, मास डिफेक्ट कह रहे थे। अच्छा, और उसकी वजह से जो एनर्जी हो रही थी उसे क्या कह रहे थे हम, बाइंडिंग एनर्जी कह रहे थे। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ जूल आपकी बाइंडिंग एनर्जी डेल एम इंटू सी स्क्वायर रहती है। सी क्या है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सी क्या हो रही थी, स्पीड ऑफ लाइट। और अगर हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखना चाहें तो जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी थी वो क्या रही थी, डेल एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी, जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था तो हमने देखा कि जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन कब, जब आप सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी फाइंड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप क्या फाइंड कर रहे हो, क्या क्या चीज देख के हमें ये स्टेबिलिटी का अंदाजा लगेगा कि पर न्यूक्लियन, हर न्यूक्लियन के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। तो दैट्स वाई हम क्या फाइंड करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन क्या डिपिक्ट करता है, एटॉमिक मास, इसलिए क्या लिखते हैं, E/B/A, ठीक है। फिर कल की क्लासेस में हमने क्या देखा, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि n इज इक्वल्स टू क्या होता है, n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी। लेमडा आपका क्या है, रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट है। टी कोई भी स्पेसिफिक टाइम में है जब आपके न्यूक्लियाई कैसे रहेंगे, अनडिकेड रहेंगे, जो डिके नहीं हुए। और n नॉट क्या थी, इनिशियली कितने न्यूक्लियस थे, कितने न्यूक्लियाई थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने हाफ लाइफ पीरियड देखा, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा एक्टिविटी बताया था कि जो हम रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके लॉ में बोलते हैं कि जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियाई है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियली कितने आपके न्यूक्लियस थे, ठीक है। तो ये जो है ना मेरा माइनस dN/dt, इसी को क्या बोलते हैं आप, एक्टिविटी बोलते हैं। अच्छा, ये किसके इक्वल आ जाता है, जो आपका माइनस dN/dt था, लेमडा एन के इक्वल आता था, इसलिए एक्टिविटी के दो फॉर्मूलेज हो जाते हैं, लेमडा एन या फिर माइनस dN/dt। एक्टिविटी की यूनिट क्या थी, बीकेरल, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का इन्वेंशन इन्होंने ही किया था, ठीक है। यहां तक हमने सिर्फ क्वेश्चंस ही करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मास डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कैल्शियम 40 एंड ऑक्सीजन 16 इज क्लोज टू। हमसे क्या पूछी है, डेंसिटी पूछी है कि जो आपका ये 40 Ca है और 16 ऑक्सीजन है, इनकी डेंसिटीज का रेशो क्या होगा। यस, बताओ, गेस कर सकते हैं, डेंसिटी का रेशो क्या होगा, एनी आइडिया। कैरेक्टरिस्टिक सोचो न्यूक्लियाई की, ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक मास दिया है 40, और कैल्शियम का 40 दिया है और ऑक्सीजन का 16 दिया है, तो इनकी डेंसिटी का रेशो क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया है, डेंसिटी का रेशो पूछा गया है। तो हमने अभी जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, हमने क्या देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में, हमने क्या देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी
क्या है, कांस्टेंट होती है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब किस रेशियो में होंगे, 1:1 के रेशियो में होंगे। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आए, बताने के बाद समझ में आया? यस मैम। ठीक है, जो डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रही ना एटॉमिक नंबर पे, ना एटॉमिक मास पे, ना रेडियस पे, ना पॉइंट बना के आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है, पॉइंट बना के आप लोग क्या लिख सकते हो कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या फिर रेडियस, किसी पे डिपेंड नहीं करती, क्या है, कांस्टेंट है, डेंसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ एम नॉट इज द मास ऑफ एन ऑक्सीजन आइसोटोप, mp एंड mn आर द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आपका कोई ऑक्सीजन का आइसोटोप है ना, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप आपको गिवन है, क्या गिवन है, 17 ऑक्सीजन 8। क्या कह रहा है कि उसका जो मास है ना, पूरे न्यूक्लियस का जो मास है वो कितना है, एम नॉट है। आगे कह रहे हैं एमपी और एमएन जो है मासेस हैं प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो बोल रहे हैं द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आइसोटोप इज, तो ये जो इसका आइसोटोप है इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी आपकी, बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्या होती थी, मास डिफेक्ट इनटू सी का स्क्वायर। ठीक है, यही होती थी बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब हमें सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, हमें सिर्फ मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो मास डिफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, हम मास किसका ले लें, न्यूक्लियस का मास ले लें, न्यूक्लियस के मास में से क्या माइनस करते थे, जो भी आपके प्रोटॉन्स रहेंगे और न्यूट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो भी आपके न्यूक्लियॉन्स हैं उनको माइनस कर देंगे और सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर देखो सी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, जूल्स के फॉर्म में है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन को जो न्यूक्लियस है उसका मास कितना दिया है, एम नॉट दिया है, गिवन है हमें, ये कितना मास दिया है, एम नॉट दिया है। अच्छा, अब न्यूक्लियॉन्स का मास निकालना है हमें। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स का मास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन मुझे चाहिए, इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन का मास कितना ले लूं, अगर मैं mp ले लूं, ठीक है, तो टोटल टोटल कितने प्रोटॉन होते हैं, a-z। ठीक है, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, a-z, ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ठीक है, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, सॉरी सॉरी, प्रोटॉन्स तो ए होते हैं ना, ए। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने होते हैं, ए होते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, तो प्रोटॉन्स कितने हैं, देखो हमें कौन सा आइसोटोप दिया है, ऐसा दिया है 17 और 8। तो अगर मैं इसे मेरे एलिमेंट के डिनोशन से कंपेयर करूं तो नीचे क्या रहता है, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या रहता है, एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 8mp। ठीक है, ऐसे ही क्या निकालना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका कितना हो जाएगा, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, a-z इंटू mn। तो a आपको कितना गिवन है, ठीक है, a आपको कितना गिवन है, 17 और -8, 17 -8 इंटू mn। ठीक है, तो टोटल मास न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, 17 -8 9 10 और 7 2 + 9 9। ठीक है, 9mn। क्लियर, ये आ गया मास ऑफ न्यूट्रॉन और ये मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है, समझ में आया?
ठीक है। तो मास ऑफ बाइंडिंग No, ma'am. एनर्जी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी माइनस एम नॉट माइनस एम पी। मास ऑफ प्रोटॉन क्या आया, एक प्रोटॉन का मास एम पी। हमारे पास टोटल कितने प्रोटॉन है, 8। ठीक है, फिर प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन मतलब एक न्यूट्रॉन का मास एम एन, और टोटल कितने न्यूट्रॉन है, 9। ठीक है, इसे ओपन कर देंगे अब, तो ये इट विल बी एम नॉट माइनस 8 एम पी माइनस 9 एम एन इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गई, आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, बी आई गेस ना, बी जो है सही ऑप्शन है। समझ में आया? मैम रिपीट कर दीजिए। एक और बार रिपीट कर दूं, यस ना। अब आपका कौन सा क्वेश्चन आया, जो हमने कल कवर किया था ना, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। क्या कह रहा है, टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैव डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा एंड लैम्डा। दो आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, एक ए है और एक बी है। ए का जो रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है वो है 5 लैम्डा, जो रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। ठीक है, ए का कितना है 5 लैम्डा, और बी जो है उसका कितना है लैम्डा। आगे कह रहे हैं एट टी इज इक्वल्स टू 0 अ सैंपल हैज द सेम नंबर ऑफ 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, जब आपका टाइम 0 था तो इनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे। इसका मतलब इनिशियली जो एन नॉट न्यूक्लियाई थे वो कैसे थे, इनके सेम थे। अब आगे कह रहे हैं द टाइम टेकिन फॉर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू बिकम 1/e का स्क्वायर विल बी। ठीक है, कह रहे हैं कि आप हमें वो टाइम बताइए। ठीक है, वो टाइम बताइए जब दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशो कितना हो जाए, 1/e का स्क्वायर हो जाए। ठीक है, हमें क्या रेशो बताना है, जब जो दोनों न्यूक्लियाई हैं उनका रेशो कितना हो जाए, 1/ne का स्क्वायर हो जाए। मतलब जो आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ए और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है बी, इनका रेशो कितना हो जाए, 1/e का स्क्वायर हो जाए। इसका जो टाइम होगा हमसे वो पूछा गया है, हमें ये टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम अगर कल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, लैम्डा क्या है आपका, कांस्टेंट था। ठीक है, लैम्डा क्या था आपका, डी के कांस्टेंट था। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए वाले सब्सटेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस 5 लैम्डा टी। और बी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब देखो अगर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, Na/Nb इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस 5 लैम्डा टी डिवाइडेड बाय एम नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट से एन नॉट अपना कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, Na/Nb अपन का आ जाएगा e की पावर माइनस 5 लैम्डा टी डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस लैम्डा टी। अच्छा, अब ये किसकी इक्वल है, हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी है कि Na/Nb जो है किसकी इक्वल है, 1/e के स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्या बच रहा है, e की पावर माइनस 5 लैम्डा टी डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 1/e का स्क्वायर। अच्छा देखो ये दोनों का सेम बेस है और डिवाइड में है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस 5 लैम्डा टी, ये माइनस में है तो ऊपर आके किस में हो जाएगा,
प्लस में हो जाएगा, तो मैं लिखूंगी प्लस लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 1/e का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमारी टी की वैल्यू हमसे पूछी थी रेशो में, तो हम टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आ गया हमारा e की पावर -5 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व कर दूं, फर्दर सॉल्व कर दें हम इसे, तो देखो टी यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, टी और लैम्डा दोनों ही हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। खाली टी कॉमन ले लेते हैं, तो टी अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा -5 लैम्डा। ठीक है, कितना हो जाएगा, लैम्डा -5 लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/e का स्क्वायर। अब 1/e का स्क्वायर है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, लैम्डा -5 लैम्डा हो जाएगा -4 लैम्डा इज इक्वल्स टू e की 1/e का स्क्वायर है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं e का -2। अच्छा देखो ये सेम बेस आ गया, तो इसका मतलब अब हम इनकी पावर को क्या कर सकते हैं, इनकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो -4t लैम्डा किसकी इक्वल आ रहा है, किसकी इक्वल आ रहा है, -2 की इक्वल आ रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2t लैम्डा किसकी इक्वल आ गया, 1 के, तो t कितना आ जाएगा, t आपका आ जाएगा 1/2 लैम्डा। तो कितना टाइम आ गया, 1/2 लैम्डा इज द राइट ऑप्शन। तो कितने टाइम पे, 1/2 लैम्डा टाइम पे Na/Nb जो है, Na/Nb जो है कितना हो जाएगा, 1/e का स्क्वायर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अज्यूम दैट अ न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन, ठीक है, एक न्यूट्रॉन जो है ब्रेक होके किस में बदल गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो बोल रहे हैं इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी हमें वो बताना है कि कितनी एनर्जी इसमें रिलीज होगी। क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है, इजी है। अच्छा, अब आपको कुछ कांस्टेंट भी दिए हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन आपका इतना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है। ठीक है, आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के रखा है। ठीक है, अब अच्छा हमसे क्या पूछा है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब आपका कोई न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है हम देखते हैं, वही बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी आपका क्या आ रहा था, मास डिफेक्ट इनटू सी का स्क्वायर। सी आपकी क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट थी। अच्छा, अब मास डिफेक्ट क्या हो रहा था, अभी हमने देखा मास डिफेक्ट क्या ले सकते हैं हम, अच्छा एनर्जी रिलीज हो रही है तो इनके मास का सम ले लेते हैं। इनके मास का सम क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से क्या माइनस कर दे, जो क्या होगा आपका, जो भी न्यूक्लियस होगा उसका मास। ठीक है, जो भी न्यूक्लियस होगा उसका मास, तो इस केस में क्या दिया है हमें, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, माइनस कर दें। अच्छा, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, सी स्क्वायर। ठीक है, सी क्या है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या बताया था, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखेंगे तो और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। देखो आपको आंसर में ऑप्शन पे भी नजर डाला करो, ऑप्शन जो है जूल्स में दिया ही नहीं है, तो सी के स्क्वायर वाला फॉर्मूला ना यूज करते हुए हम क्या यूज कर लें, यही लिखे mp प्लस mn माइनस me, ये हो गया, और इसका मल्टीप्लाई अपन किससे करते थे, 931.5 से, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। ये अभी अभी बताया था, पीछे भी रिवाइज किया था, तभी भी बताया था कि जूल्स में दिया Yes, होगा तो सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करें, अदरवाइज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ये शॉर्टकट यूज कर लें ना, कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाते हैं अपन। ठीक है, तो अब हमें सारी वैल्यूज गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन अपन को कितना गिवन है, ये 1.6725 इंटू 10 की पावर -27, 1.6725 इंटू 10 की पावर -27 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम 1.6725 इंटू 10 की पावर -27। अब अच्छा, इसमें से क्या माइनस कर दिया, इलेक्ट्रॉन का माइनस कर दिया,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भी दिया है मास आपको 9 × 10⁻31, तो माइनस क्या कर दिया 9 × 10⁻31 और किसका मल्टीप्लाई कर दिया 931.5 का। ठीक है, अब इसके बाद ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग सॉल्व करिएगा और बताना कितना आंसर आएगा। ठीक है, ओके हो जाएगा, बेसिक कैलकुलेशन है, दोनों को प्लस करके हो जाएगा ना। यस मैम। ओके ओके कूल कूल, ठीक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है, क्या कह रहे हैं, दो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, दो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ए एंड बी। ठीक है, इनका जो डी के कांस्टेंट है वो कितना दिया है 10 लैम्डा और लैम्डा। दो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, जो डी के कांस्टेंट था फर्स्ट वाले का दिया है 10 लैम्डा, सेकंड वाले का दिया है लैम्डा। फिर कह रहे हैं इफ इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, शुरू में इनके जो न्यूक्लियाई थे सेम थे, मतलब दोनों के पास ही इनिशियली न्यूक्लियर कितने थे, न्यूक्लियाई कितने थे n0 थे। और फिर बोल रहे हैं देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी 1/e। कह रहे हैं इन दोनों के न्यूक्लियाई का रेशियो मतलब Na/Nb जो है 1/e है आफ्टर अ टाइम। आफ्टर अ टाइम किस टाइम पे, किस टाइम पे Na/Nb 1/e है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, सिमिलर वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। अभी सिमिलर ऐसे इक्वेशन किया था, Na आपका कितना हो जाएगा n0 e⁻−10 लैम्डा टी और Nb कितना हो जाएगा, पहले ही डिवाइड कर रही हूँ ना, Nb कितना हो जाएगा n0 e⁻− लैम्डा टी। n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा और Na/Nb अपन को ऑलरेडी 1/e गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा e⁻10 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी इज इक्वल्स टू e⁻−1। फिर क्या कर सकते हैं, इनकी पावर को कंपेयर करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन था, पावर को कंपेयर करेंगे तो कितना -9 लैम्डा टी किसके इक्वल हो रहा है -1 के, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/9 लैम्डा। तो 1/9 लैम्डा सेकेंड पे आपकी जो दोनों न्यूक्लियाई का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1/e हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर है, मैं रीड कर रही हूँ राइट। A radioactive nucleus A with a half life T, ठीक है, decays into a nucleus B। ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस था ए, उसका हाफ लाइफ टाइम कितना था टी था, और वो क्या हो गया धीरे धीरे डीके जब हुआ, धीरे धीरे जब डीके हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियस बी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियस बी में कन्वर्ट हो गया। कोई न्यूक्लियस ए जिसका हाफ लाइफ टाइम टी था वो न्यूक्लियस बी में कन्वर्ट हो गया। अब आगे कह रहे हैं एट टी इज इक्वल्स टू 0 देयर इज नो न्यूक्लियस बी। टी इज इक्वल्स टू 0 पे न्यूक्लियस जो बी था वो नहीं था, ठीक है, न्यूक्लियस ए था तब। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम के बाद द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बी टू द नंबर ऑफ ए इज 0.3। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम ले लें हम, टी टाइम पे क्या हुआ, पहले तो जो NB था वो कुछ नहीं था, NB 0 था ना, B का न्यूक्लियाई था ही नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद NB/Na नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A कितना हो गया 0.3 हो गया। तो हमसे पूछ रहे हैं देन टाइम t इज गिवन बाय, तो जो टाइम t होगा वो क्या होगा, क्लियर क्वेश्चन समझ में? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन यस मैम। ठीक है, तो अच्छा अब देखो ये पॉइंट में दिया है, तो अगर मैं देखूं NB/Na अगर हम देखें तो ये कितना है 0.3 है, 0.3 है, इसका मतलब 3/10। ठीक है, अगर मैं इसमें अपनी मर्जी से 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 30/100।
ठीक है, 30/100 हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियली मैं फाइंड करना चाहती थी, ठीक है, इनिशियल में देखूं तो एन नॉट कितने हो रहे हैं, 100 + 30, 100 + 30 मतलब शुरू में कितने होंगे, 130 आइटम्स होंगे, ठीक है। हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए रहती है ना, ऐसे इनिशियल वैल्यू हमने निकाल ली, पॉइंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो कितने होंगे, दोनों का रेशियो 0.3 था, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें इनिशियली पता चल गया कि कितने आइटम्स थे, 130 आइटम्स थे, ठीक है। तो अगर अब मैं रेडियोएक्टिव डी के लॉ देखूं तो कितना था, n = n0 - e⁻ -λt, ठीक है। तो नंबर ऑफ किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने न्यूक्लियाई होते हैं, n होते हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मतलब एट टाइम t, ठीक है, एट टाइम t कितने न्यूक्लियाई मेरे पास आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, ठीक है, 100 आ रहा है। और एन नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली 130, ठीक है, किसकी इक्वल होगा, -λt के। लैम्डा तो आपका कांस्टेंट हो गया और टाइम t हो गया, यही टाइम t मुझे चाहिए, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये रेशियो था, तो यही वैल्यूज मैंने यहाँ पे फीड अप कर दी। इनिशियली 130 था और na जो आपका था वो आपका 100 था। समझ में आया, समझ में आया? यस मैम। तो यस मैम। कैंसिल हो जाएगा और इट विल बी 10/13 इज इक्वल्स टू e⁻ ठीक है। 10/13, 10/13 मतलब थोड़ा सा स्पेस चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट है, हाँ, 10/13 1/1.3, 1/1.3 लिख सकती हूँ मैं इसे, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1.3 आपका कितना हो जाएगा, e⁻ ठीक है। तो इसे किस में कर ले, लॉगरिथमिक फॉर्म में कर ले। अगर दोनों जगह मैं क्या ले लूं, लॉग ले लूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, log 1/1.3, ठीक है। तो log 1 तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा log 1.3 इज इक्वल्स टू λt, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, log 1 - log 1.3 इज इक्वल्स टू -λt। log 1 तो आपका 0 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा log 1.3 इज इक्वल्स टू λt, ठीक है। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, t की वैल्यू आपकी क्या आ गई, log 1.3 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आ गया आपका t। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, लेकिन आप देखो ये यहीं पे क्या कर सकते थे, आप आंसर को खत्म कर सकते थे, लेकिन अपन को हाफ लाइफ के फॉर्म में आंसर देना है कि उसका हाफ लाइफ टाइम जो था t था, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम आपका t था। तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। ये फॉर्मूला फीड अप करके हम इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द आंसर। क्लियर? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर? ना, ये आपकी वैल्यू रखेंगे, टी को यहाँ रख देंगे, लैम्डा को यहाँ रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय log 1.3 डिवाइड बाय टी, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। कोई दिक्कत?